सुरैर्वन् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं कि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो जब वात व्याधियां हो जाती है तो धातुओं का क्षय होता है या आवरण होता है, तो इनका हेतु पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसमें क्या होता है, संप्राप्ति कैसे होता है, लक्षण क्या होते हैं और परस्पर आवरण, मार्ग अवरोध, फिर उसके बाद में धातु क्षय, ये सब क्या होता है हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वायु जो है वह वायु हमारा सबसे मेन है। कफम पंगु पित्तम पंगु पंगो मल धातवा वायुनम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवन। तो वायु ही सबसे मेन है। लेकिन वायु अगर प्रकुपित हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं धातुओं में क्षय हो रहा है या आवरण हो रहा है। तो हमें इसी को पूरा विस्तार से पढ़ना है। तो मैं अभी पहले हेतु बताऊंगा, केवल हेतु पे फोकस करते हैं और भी चर्चा करेंगे हम और इसको और डीप में समझेंगे। लेकिन वायु का हमने जब गुण पढ़ा है कि तत्रुक्ष लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो निलहा। वायु का गुण है रुक्ष है, लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है और चरक संहिता में परुष गुण भी बताया है। तो ऐसा जो वायु है ये प्रकोपित कब कैसे हो जाता है? तो अगर हमारा मिथ्या आहार विहार हो रहा है, वात प्रकोपक आहार का सेवन हो रहा है, तो वो वायु प्रकोपित होगा, धातुओं का क्षय करेगा। धातुओं को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और धातु का क्षय होगा। तो अगर रुक्ष आहार का सेवन किया जाए, रुक्ष का मतलब है कि बिना तेल वाला या बिना घी वाला कोई भी आहार कंटिन्यू खाया जा रहा है, जो ड्राई फ्रूट फूड होता है, तो उसके वजह से धातुओं में क्षय होता है। ये रुक्षता बढ़ाता है और धातुओं को पोषण होने के लिए स्नेह चाहिए। अगर आहार विधि विशेष आयतन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें बोला है कि स्निग्धम मशनियात, स्निग्ध आहार खाना चाहिए। थोड़ा सा घी होना चाहिए, थोड़ा तेल होना चाहिए। रोटी भी खा रहे हैं तो थोड़ा घी तेल होना चाहिए। अगर लघु आहार खा रहे हैं बहुत हल्का, शीत आहार खा रहे हैं, शीत आहार मतलब फ्रिज से निकाला हुआ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पदार्थ खा रहे हैं, जैसे दही खा रहे हैं फ्रिज में रखा हुआ, आइसक्रीम खा रहे हैं, एक दिन दो दिन नहीं कंटिन्यू खा रहे हैं। उसी तरह से फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना खा रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट्स खा रहे हैं। कुछ भी चीजें जो शीत आहार हैं और लघु आहार हैं, हल्का भी है, तो यह वायु के प्रकोपक अंशांश कल्पना से वायु को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से खर आहार है, अल्प आहार है, थोड़ा अगर खा रहे हैं तो उसके वजह से भी वायु का प्रकोप हो जाता है। जो मैं बता रहा हूँ ये चरक संहिता में जो चिकित्सा स्थान है उसमें वात व्याधि चिकित्सा में 28 चैप्टर में 15, 16, 17, 18 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बताया है कि रुक्ष शीताल्प लघ्वन्न वैवायति प्रजागरेहि विषमादुपचारच दोषास्तिक श्रवणादति लंघन प्लवन अध्व व्यायामाति चेष्टितैः धातूनां संशयात् चिंता शोक रोगार्थी कर्षणात् दुख शब्दत्वात् क्रोधा दिवा स्वप्नात् भवाद्वपि वेग संधारणात् कामात् अभिघातात् अभोजनात्।
मर्माघातात रजो उष्ट्र शीघ्र प्रयातान संत्रणात देह स्त्रोतांचे रुक्ता आणि पुरेत्व अनिलो बली पुरोति विविधान व्याधीना सर्वांगे अंग एक अंग संस्कृतान। तो इसका मतलब है कि अगर लंघन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, फास्टिंग बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लोग लड़कियां भी अगर फिगर मेंटेन करने के लिए बहुत कम अन्न खा रही हैं, जितना जरूरी है उतना नहीं खा रही है, प्रमित अन्न खा रही है, बहुत कम खा रही है, या फिर कषाय रस का सेवन ज्यादा हो रहा है, कटु रस का सेवन ज्यादा हो रहा है, और अ, तिक्त रस का सेवन ज्यादा हो रहा है, या फिर रुक्ष आहार ड्राई वेजिटेबल्स खाया जा रहा है, इसी तरह से उद्दालक का सेवन किया जा रहा है। और कुछ ऐसे धान्य हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि अगर कोई बहुत ज्यादा कोद्रव का सेवन कर रहा है, श्यामक का खा रहा है, मुद्ग का बहुत ज्यादा ड्राई, आढकी, हरेणु, कलाय, निष्पाव, इनका सेवन जो मराठी में कड़ धान्य बोलते हैं, जैसे कि मटकी का सेवन ज्यादा हो रहा है, बाजरी का सेवन ज्यादा हो रहा है, ये बात का प्रकोप करता है, बिना स्नेह के खाया जा रहा है। इसी तरह से अधिक रक्त का स्त्राव होना, दोषों का अति निर्हरण होना, पंचकर्म में अगर ज्यादा पवन विरेचन करा दिया तो, अत्यधिक मैथुन करना, रात्रि जागरण करना, विषम उपचार करना, इसी तरह से अपने अनुलोम क्षय से या प्रतिलोम क्षय से भी धातुओं का क्षय होता है। हम लोग खाना खाते हैं तो रस धातु बनता है, आहार रस से रस धातु बनता है, तो वहां पे अग्नि की क्रिया होती है। फिर रक्त धातु बनता है, वहां पे रक्त अग्नि की क्रिया होती है। धात्वग्नि लेवल, पहले जठराग्नि लेवल से आहार रस आ रहे तो फिर मांस धातु बनता है, फिर मेद धातु बनता है, फिर अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। तो ये अनुलोम क्षय अगर हो रहा है, रस अच्छा नहीं बन रहा है, तो रक्त भी नहीं बनेगा, मांस भी नहीं बनेगा, मेद भी नहीं बनेगा, अस्थि मज्जा शुक्र भी नहीं बनेगा। या फिर प्रतिलोम क्षय हो रहा है कि शुक्र का बहुत ज्यादा क्षय हो रहा है, तो उसकी वजह से भी धातुओं का क्षय होता है। तो शुक्र का क्षय होगा, वात का प्रकोप होगा, मज्जा का क्षय होगा, अस्थि का क्षय होगा, ऐसे प्रतिलोम क्षय होता है। ये कारण बताए। और अति साहस भी बताया कि बहुत ज्यादा बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध करना, बैल के साथ, सांड के साथ युद्ध करना, ताकतवर पहलवान से युद्ध करना, अपने शक्ति से ज्यादा भार उठाना, अति नृत्य करना, ये सब जो है, अति व्यायाम करना, ये सब क्या है, विहारात्मक। उसी तरह से वेगों का धारण करना, वेगान धारित न उदीरित, वेगों को धारण भी नहीं करना है, उदीरण भी नहीं करना है, उसे वात का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप होगा तो धातु का क्षय होगा। और विषम अन्न का सेवन करना, विषम आसन करना, कभी भी टाइम बे टाइम कभी भी खाना खाना। इस तरह से मानसिक कारण भी होता है, चिंता, शोक, और फिर चीरकालीन व्याधियों के कारण शरीर बहुत क्रुश हो जाता है। फिर सोने उठने में भी बोला है, आचार्य लोग कितना डीप स्टडी करते हैं कि कष्टकारी शैया, आसन पर सोने और बैठने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ट्रेनें जाती है मुंबई से कलकत्ता, छठ व्रत होता है तो पूरा ट्रेन फुल पैक होके जाता है, तो लोगों को जनरल बोगी में कैसे भी उठ के बैठ के कैसे भी जाते हैं, वॉशरूम में, टॉयलेट में भी बैठे रहते हैं। तो वो विषम आसन भी है और संयम भी है। उसके वजह से भी बात का प्रकोप होता है, वेग का भी धारण भी होता है। इसी तरह, और जहाँ पे 40-40, 50-50, 60-60 घंटे की जर्नी होती है, वहां पे कैसे भी लेट वेट के कर रहे हैं तो उनको बात व्याधि होती है। या फिर जो लॉकडाउन का टाइम था, तो लोग मुंबई से चले थे, पैदल चलते चलते बिहार पहुंच गए थे, तो वहां अति अध्व ज्यादा चलना, ये भी बात प्रकोप का कारण होता है, धातुओं का क्षय करता है। इस तरह से अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत ज्यादा दिन में सोना, भय भय में रहना, काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप होता है। अधारणीय वेगों को धारण करना, शरीर में आम दोष बहुत बढ़ना, इसकी वजह से भी धातुओं का क्षय होता है, बात का प्रकोप होता है। अभिघात लगना, भोजन न करना, मर्म प्रदेश में चोट लग जाना, हाथी, ऊंट, घोड़े अथवा तीव्रगामी यानों से गिर जाना या उनकी सवारी करना, जैसे बहुत बाइक पे जा रहे हैं और फुल स्पीड से जा रहे हैं और हवा बहुत ज्यादा लग रही है, या जो लोग लोकल ट्रेन से सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो पुणे से मुंबई अप डाउन करते हैं, सुबह निकलते हैं 6 बजे या 7 बजे की डेक्कन क्वीन चलती है, सुबह 6:15 पे सिंहगढ़ एक्सप्रेस चलती है, और 7 बजे 7 बजे ये चलती है, डेक्कन क्वीन चलती है, 7:30 बजे प्रगति एक्सप्रेस चलती है। तो लोग क्या करते हैं, 3-3.5 घंटा ट्रेन में बैठ जाते हैं सुबह जल्दी जल्दी जाके, और फिर वहां मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई से फिर आधा एक घंटा में अपने ऑफिस पहुंचते हैं, फिर जल्दी जल्दी काम वाम करके फिर शाम को निकल जाते हैं। तो 5:55 पे डेक्कन क्वीन निकलती है, 8 बजे घर पहुंचाती है। ऐसा रूटीन कंटिन्यू चल रहा है। तो इतना प्रवास जो हो रहा है, मतलब रोज हवा का सेवन हो रहा है, उससे भी धातुओं का क्षय होता है, बहुत सारी उनको जॉइंट पेन वगैरह होता है।
अगर वो घी वगैरह का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो मैं सिस्टमेटिक रूप से बता रहा हूँ कि कटु रस का सेवन ज्यादा करना, तिक्त रस का सेवन करना, कषाय रस का सेवन करना, वृक्ष आहार का सेवन करना, लघु आहार का सेवन करना, शुष्क शाक का सेवन करना, फिर उसके बाद में ये मसूर आड़की वगैरह का सेवन ज्यादा करना, उसी तरह से अति व्यायाम करना, अति व्यवसाय करना, फिर उसके बाद में अति अध्ययन करना, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, फिर फिर अति प्रभाषण करना, अति हंसना, जोर से हंसना बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलना, अति श्रम करना, लंघन करना, बहुत ज्यादा तैराकी स्विमिंग करना, रात्रि जागरण करना, फिर सिर पे बहुत ज्यादा वजन उठाना। अब कैसे है कि जैसे महाराष्ट्र जैसे एरिया में पहले पानी का बहुत प्रॉब्लम था, तो लोग क्या करते थे, मटका में, तांबे का मटका या स्टील का मटका में पानी भर भर दूर दूर से लेके जाते थे, वो भी एक दो नहीं, 10 10 मटके ऊपर सिर पे रख के, तो उससे सभी लोगों को, वो पीढ़ी में सभी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि हैवी, अगर वेट को हेड पे कैरी करें, भार वहन करना, या फिर एलिफेंट पे चलना, या व्हीकल्स पे ज्यादा चलना, ज्यादा वॉकिंग करना, ज्यादा खून का स्त्राव होना, या फिर कोई व्याधि के वजह से कर्षित हो जाना, या फिर लाइफस्टाइल ही उल्टा पुल्टा है कि रात में कभी भी सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, और सुबह पेट, अभी सुबह पेट साफ हो जाना चाहिए बात के काल में, अगर वो पेट साफ नहीं हो रहा है, वायु नहीं निकल रहा है, मल नहीं निकल रहा है, मूत्र नहीं निकल रहा है, तो वो अगर 8 9 बजे लोग उठ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मल जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, और उससे स्त्रोतोरोध होगा, स्त्रोतोरोध जहां हुआ वहां पे वायु का प्रकोप होगा, धातु का क्षय होगा, ये होता है। या फिर जो नेचुरल अर्जेस आ रहे हैं, अधार्मिक, उनको रोकना, ओवर एक्सर्शन करना, या फिर हवा, पूर्वी वात का सेवन ज्यादा करना, या फिर ऊपर से हाइट से ज्यादा फिसलना, या फिर ऊपर जो सर्कस में आते हैं झूले बड़े बड़े, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे करना, और अति वैवाह, एक्सेसिव सेक्स करना, इंटरकोर्स करना, या फिर बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलना, या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होना, नींद पूरा नहीं होना, अनकंफर्टेबल स्लीप, या अनकंफर्टेबल सिटिंग, उल्टा पुल्टा बैठ रहे हैं, और मानसिक तो चिंता, शोक, क्रोध, भय, इनके वजह से धातु क्षय होता है, वात का प्रकोप होता है। अब ये वात का प्रकोप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वात का प्रकोप हो रहा है तो मतलब जो अपने मज्जा धातु से बना हुआ मस्तिष्क है, वह पूरी तरह से सूख रहा है, एट्रोफिक चेंजेस होता है, आंखों में कुछ ना कुछ ड्राई आई सिंड्रोम होगा, या फिर वहां पे आंखों की बीमारियां होंगी, फिर मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करेगा, वर्टिब्रस में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, वहां पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो लिक्विड है, सैनुअल फ्लूइड, वो कम होगा, तो वहां पे स्पॉन्डिलाइटिस होगा, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे। अगर हार्ट में वो जाएगा, वायु जाएगा, तो वहां पे अरिथमिया होगा, पाल्पिटेशन होगा। अब और धातु तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये जो गति है हृदय की वो बिगड़ेगी, या फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा, स्त्रंस व्यास व्यस, ये जो बोला है, तोद भेद, ये सारी सिम्टम दिखने लगते हैं। अगर धातु क्षय होगा और वायु का प्रकोप अगर अंगों में हो रहा है, डायलिटेशन होगा कहीं, जैसे वेरिकोज वेन्स का डायलिटेशन हो रहा है, वायु कहीं ना कहीं प्रकोपित हो रहा है, तो ये सारी चीजें होंगी। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनीज होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होगा, पॉलीसिस्टिक ये होगा, यकृत में जो सिस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे आवरण भी होते जाएगा। अभी हम आवरण पे भी बात करेंगे, मार्ग का आवरण या परस्पर आवरण, ये सब क्या होता है हम करेंगे, लेकिन धातुओं को परिपोषण नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इस पर आदरणीय अरविंद सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप पेशेंट देख रहे हैं कि बता सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर अरविंद सर शायद बिजी हैं, देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। एक मिनट देखिए, अब देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। अ, आपका बहुत बढ़िया चल रहा है सर। छेदेषु द्वेषेषु कृष्वा धातुना संदुष्य में, हाँ, बात करती है, क्योंकि बात रुक्ष है, लघु है, शीत है, तो वो अपने सिम्टम भी वहां पे डालती है, रुष्ट, लघु और शीत। इसीलिए जिस श्रोत्रस में जाती है वहां पे भी रुष्टता, लघुता, शीतता
चाहे वो हार्मोनल लेवल पे हो, चाहे वो पेनकेटिक वो एंजाइमेटिक लेवल पे हो, या वहाँ के जो भी स्रोतस के जो है उसकी वजह से जो, तो वो वहां पे रुकता लुक्स लघु शोषित पारुष आपने बोला ही अभी, खरता, ये सब वायु के काम है। वो चाहे वो आप सौ कारण से प्रकोपित हो, या आवरण से प्रकोपित हो, या किसी दोष के आवरण से, या अपने ही अपान से प्राण, प्राण से समान, समान से व्यान, इस तरीके से एक वायु से दूसरी वायु आवरण हो, तो इससे ये कहीं भी सतृषों में खबे खबे गुण होता है। उसके बाद से जो है वहां पे जो सिम्टम वो देना शुरू कर देती है। वायु चल है, वायु अत्यंत वीर है, दोषा नाम नेता है, सभी दोषा वात पित्त कफ में वाथी नेता है। अचिंत वीर नेता नाम दोषा नाम नेता रोग समूह राट, अशुकारी मुहचारी पक्वा धान गुदान गया। तो वो अशुकारी है, वो तुरंत इफेक्ट दिलाती है। और तो मुहुर्मुहु क्योंकि वायु के जो भी सिम्टम आते हैं वो एक से नहीं होते हैं। पित्त के जैसे दाह तृष्णा भ्रम मूर्छा, तो ये एक ही से सिम्टम रहेंगे जो पित्त का क्लियर का सिम्टम होता है। जैसे कफ का गौरव विष्टा बलम, अरुचि, अश्रद्धा। लेकिन वायु के सिम्टम डिफरेंट होते हैं। छड़ात छीणे, छड़ात पूणे, भजते, मतलब जो जो भी दोष, चाहे वो खुद के कारण से या आवरण के कारण से, वो कभी भी कोई भी रूप ले सकती है। पित्त के साथ में होने की वजह से वो उष्ण तीक्ष्ण हो जाती है, उष्ण हो जाती है। कफ के साथ में सहधर्मी होने की वजह से शीत हो जाती है। और तख्त ये बोला गया है कि उष्ण युक्त रोक्षात वायु कुर्वन्ति संचयम। जब भी उष्ण युक्त और रुक्षता वाले चीजें होंगी, तो उससे वायु का संचय होता है। बट प्रकोप किससे होगा? शीतेन कोपम। इसीलिए सर्दियों में रुक्षता भी है, लेकिन शीतता की वजह से वात के रोग होते हैं, क्योंकि शीतिन कोपम। लेकिन समम किससे? स्निग्धादेव समान है, जो स्निग्ध चीजों से या और उष्ण से। एक तरफ उष्ण और रूक्ष से संचित हो रही है। उष्ण युक्त रक्षात वायु कुर्वन्ति संचयम, शीतेन कोपम उष्णेन समम स्निग्धादेव समा गुणा। मतलब उष्ण और स्निग्ध गुण से समन वाला, जो हम लोग अभ्यंग, बस्ती, परिषेक, अवगाहन के रूप में करते हैं। तो फिर वो जो वायु है कैसे चल रही है, कौन सी वायु प्रकोपित है, कौन से स्थानों में खाबगमन हो रहा है, अपानो, अगर अपान के एरिया में है तो अपान का अलग सिम्टम देती है, अपानो, अपानो, श्रोणी, बस्तु, मेरु, उड़ु, गोचरा। कहाँ पे करेगी? क्योंकि मूत्र शक्रण और गर्भ निष्क्रमण क्रिया वो वहां पे वो क्षेत्र है उसका, वो उस पे काम करती है और उसी पे ही काम करेगी। समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वदा, वो अग्नि पे काम करती है, अग्नि के समीप है। अन्नम ग्रहती पाचती विवेची मुज्जति सर्वदा, वो हमेशा अग्नि के अनुसार अन्न ग्रहण भी करेगी, पचन भी करेगी, विवेचन भी करेगी, मुज्जति और सभी कुछ करेगी। उदाना नाभि गला, नाभि उरा गलाशय, तो नाभि से उठती है बात उदान। वो वहां पे जाके तक प्रवृत्ति प्रत्न ऊर्जा बलवर्ण आदि कर्म, वो सारे काम कर रही है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो उदानम बलम उच्चते बोला गया है, वो बल है, वो शरीर का, जिसकी उदान विकृत हो जाती है, उदान प्रणाप्यागत हो जाती है, या उदान में हो तो वो बोल नहीं पाएगा, तो फिर वो अपने सिम्टम, बल उसके क्षीण हो जाता है। ऐसे कैसे हुआ कि जो है वो दान ही छीण हुआ, अपान छीण हुआ, या प्राण छीण हुआ? तो उसमें उन्होंने, आचार्य ने बोला है कि चाहे प्रमेय चिकित्सा हो, चाहे वो बात रक्त या बात शोणित अध्याय में,
हर जगह बोला है कि वात का कुद्दे क्षयात, या तो दोष के क्षय होंगे जिसमें पित्त और कफ का क्षय होगा, चाहे प्रमेय में कफो पित्त अनिला, ये जो कफो पित्त द्रवम धातु सहिते लंघनन बहुत, क्योंकि ये सब द्रव धातु हैं, ये आवरण भी कर रहे हैं और ये आवरण भी कर रहे हैं और ये दोष भी ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जो वायु है वो जब प्रमेह में जब निकल जाता है कफ और पित्त बस्ती से, तो मधुमेह की संप्राप्ति उठती है। तो इसके मतलब यहाँ पे क्रुद्धे क्षयात, क्रुद्ध हुई, दो क्षय क्षय हुआ बात कफ और पित्त का, उसके बाद वायु क्रुद्ध हुई, तो वो मधुमेह की संप्राप्ति उठती है। अब वही क्षीणेशु देशेषु कृष्वा धातुना संदुष्य मेहान कुर्ते अनिलिश्च, तो वही क्षीण जो बात का एक क्लियर कट सिम्टम है। जब भी वातिक रोग होंगे तो बात का सबसे पहला सिम्टम त्वचा पे आता है, क्योंकि सर त्वचा जो है एक सबसे पहला विजिबल होता है। तो जो काष्ठ काष्ण का कंप अनाह शक्र ज्ञान, मतलब कालापन हो जाता है, त्वचा फटने लगती है, उष्ण की कामता होनी शुरू हो जाती है, विजिबिलिटी होती है। तो और वही वही वातपूर्ण द्वितीय स्पर्श जो अगर भी संधियों में शोथ होता है, तो वातपूर्ण द्वितीय स्पर्श वो संधियों को शोथ दिखाई पड़ता है कि वो इन्फ्लेमेशन है, रेडिशनेस है, कहीं रेडिशनेस दिखा रहा है, कहीं इन्फ्लेमेशन दिखा रहा है, कहीं काष्णता दिखा रहा है, कहीं रुक्षता दिखा रहा है। ये वायु अपने सिम्टम दिखाती है। तो वो अचिंत वीर है, अचिंत वीर दोषा नाम लोकान लोक समूह रात है। लेकिन वो कई बार कफ और पित्त से आवरण भी करके चलती है। सहज सहचारी सहचारी होती है, पित्त की वजह से उष्णता तीक्ष्णता होती है, जो वाष्णोणितिक की तरफ अध्याय में बोला गया है। कफ की वजह से आम वात की जो सिम्टम आ गए हैं, वो आम वात की तरफ जो आचार्यों का गया है, वो आवरण केवल आम बात या बात रखती ही नहीं है, वो कई जगह कई कफ में या आम में होके कई छोटी छोटी बीमारियों में भी ये आवरण मिलते हैं, या इसकी वजह से अवरोध मिलता है बात को चलने में, बात को अपने नॉर्मल वे में अपनो कहा गया। अपनो अगर अनुलोमित करना है तो हम लोग को उनको ट्रैक पे लाना है, अपान को ट्रैक पे लाना है, प्राण को ट्रैक पे लाना है, उदान को ट्रैक पे लाना है, यही चिकित्सा है। और इसके साथ साथ वो जो उसके स्थान है उस पे काम करना है। किसी स्थान पे जा रही है, दूसरे स्थान पे जाके वहां पर चिकित्सा करनी है। इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और अभी सर और बताइए, फिर बोलते हैं सर कुछ। हाँ, तो इसी तरह से बात के नानात्मक व्याधि भी होती हैं। तो उसके वजह से 80 प्रकार की बात के नानात्मक व्याधियां बताई, और बाकी चीजें तो है ही, सारी व्याधियां होती ही हैं। बात के नानात्मक व्याधियों में क्या क्या बताया है, तो पाद भ्रंश होता है, मतलब नर्व की पालसी टाइप हो जाता है। उसी तरह से ग्रदसी बात हो जाता है। मैं थोड़ा ही बताऊंगा, उरु स्तंभ हो जाता है, मोटर पैरालिसिस होता है, डीमालिनेशन वगैरह होता है, पांगुल्यता हो जाती है, बाहु का शोष होता है, ग्रीवा का स्तंभ होता है, सर्वाइकल स्पैज्म होता है, मुखत्व होता है, मतलब इंसान बोल नहीं पाता है, या फिर वाक संग होता है, या फिर अ, घ्राण नाश होता है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, या वर्त स्तंभ होता है, स्टोसिस, मतलब आंखें खुल नहीं पाती है, बंद नहीं हो पाती है, शिरोरुख हेडेक होता है, अर्धित्वात, बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस होता है, एकांग रोग, सर्वांग रोग, पक्षाघात, पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ये सब होता है। आक्षेपक, जो झटके आते हैं। कल एक बच्चे का बताया था, एक दीक्षा, डॉक्टर दीक्षा एक पेशेंट लेके आई थी, बच्चे को 7 महीने के बच्चे को झटके आते हैं। तो आक्षेपक, वो आक्षेपक ज्वर के उधर जा रहा है वो बच्चा। फिर कभी कभी कन्वर्जन ऐसा होता है, डंडक जैसा होता है, फिर आंखों के आगे अंधेरा छाता है, भ्रम होता है, ट्रेमर्स आते हैं, बेपतू होता है, फिर उसके बाद में अति प्रलाप, इंसान इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, फिर नींद नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से अगर धातु का क्षय हो रहा है तो वात का प्रकोप हो रहा है। वात के वृद्धि के लक्षण जो होते हैं,
उसमें बताते हैं कि गात्र कंप होता है, बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, पार्किंसन डिजीज जैसे अगर ये बढ़ गया तो कंटिन्यू पार्किंसन डिजीज हो जाता है, संज्ञा नाश होता है, कंफ्यूजन, अल्टर्ड हायर मेंटल फंक्शन जो होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, फिर स्फुरन होता है, ट्विचिंग होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में ऐसे स्फुरन होते रहता है, ट्विचिंग। फिर उसके बाद में निद्रा नाश होता है, नींद नहीं आती है, फिर बल इंद्रिय उपघात होता है, मज्जा का शोष होता है, मोह होता है, दैन्यता आती है, फिर भ्रम होता है, और क्या है कि वायु का प्रकोप हो रहा है। तो एक और चीज देखिए, परस्पर आवरण पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक आप ये देखिए कि जो परस्पर आवरण होता है उसमें साइक्लोन की तरह होता है। मैं आप लोग को एक मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है क्या, ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है साइक्लोन, दिख रहा है आप लोग को? ऐसे साइक्लोन होता है हमारे शरीर में, उसको हम प्राणावृत वात, प्राणावृत ज्ञान, ज्ञानावृत समान, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार वीडियो देखिए, ये जो साइक्लोन है ना, इसी तरह से हमारे शरीर में ये आता है। आप लोग को दिख रहा है साइक्लोन? बाह्य जगत में भी होता है, हमारे शरीर में भी होता है। अगर वायु वायु जो है हमारे शरीर में प्रदूषित हो गया, कितना भयंकर रूप ले सकता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि श्वास वृद्धि तो होती है, वो एक एक धातुओं में आश्रय करके भी सिम्टम आते हैं। दूसरा बात है कि आवरण भी बहुत सारे होते हैं, और वायु जो है वो यंत्र तंत्र भरा है। हम आवरण पे बात करेंगे। अभी आप लोग का मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस टॉपिक पे। तो वैसे मुनमुन प्रताप जी, आप बात वेदी पे क्या समझते हैं, आपका क्या अनुभव है, क्या विचार है? जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहें, बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए, आइए मत तो आ प्रणाम जाए बोल सर। दीजिए। हाँ सर बोलिए। प्रणाम प्रणाम सर। जो बढ़िया बताया सर आपने, और अरविंद सर ने भी बताया कि हमारा शरीर में जो व्याधि हो जाता है, जो वो दोष का जो समय अवस्था में ना रहकर आपने भी बताया, पीत पंगु कफ पंगु पंगव मल धातवा वायु न जत्र नियते तत्र गच्छति मेघवाह। तो वो वायु प्रकोप का नानाविध कारण होता है, वो भी आप बताया कि ज्यादा जो परिश्रम करने से, घोड़ा व ऊंट का सवारी करने से, ज्यादा पैदल चलने से, रुक्ष आहार विहार करने से, जो शास्त्र में बताया गया दिनचर्या ऋतुचर्या और उसका ठीक से व्यवहार ना करने से, जो अभक्ष्य ज्यादा भक्षण करने से, वो सब करने से और जो ज्यादा बेबाई सेवन करने से वायु का ही प्रकोप हो जाता है। तो शरीर में कहा जाता है कि वायु तंत्र जंत्रधर होता है, वो ही सबको चलाता है, और वो सब कुछ ही वायु करता है। जब वो वायु जब विकृत हो जाता है, जब प्राण वायु विकृत हो जाता है, तो श्वास जनित रोग उत्पन्न कर देता है। जब उदान वायु जब विकृत हो जाता है, वो कंठ प्रदेश में और जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग ज्यादा भी उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह समान वायु भी विकृत हो जाते हैं, और वो इस तरह नानाविध व्याधि वो उत्पन्न कर देते हैं। वायु का भी अग्नि के साथ भी जो रिलेशन रहता है, वो भी अग्नि को भी मंद कर देता है। जो वैसा बताया जाता है कि जब अग्नि भी मंद हो जाता है, जठरा अग्नि दौर्बल्यात अभिपक्वते जरस स आम संज्ञक देहे सर्वदोष प्रकोपण। वो भी ज्यादा भी आम को जो भी उत्पन्न कर देता है, और वही आम ही शरीर में सर्व रोग का भी कारण बन जाता है।
ये जो दोष और धातु का जो आश्रय और जो आश्रय भाव रहता है, वो ही शरीर में व्याधि को उत्पन्न करने में सहायक होता है। जो बताया गया, जो निदान ज्यादा सेवन करते हैं, वो उनका वायु ही ज्यादा प्रकोप हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण भी है, जैसे बताया गया है, पित्त भी प्रकोप हो जाता है। आपने भी पढ़ाया था रक्त पित्त में कि जो घर्म व्यायाम शोकाब्द व्यवायी अति सेवितई तीक्ष्ण उष्ण क्षर लवणई अम्लई कटु भिरेवच पीतम विदग्धम स्वगुणई विदग्ध तत्र शोणितम तथा प्रवर्तते रक्तम ऊर्ध्वम अर्धम द्विधा पीबा। जो ज्यादा पित्त कारक आहार विहार सेवन करते हैं, ज्यादा घर्म में ज्यादा जो घूमते हैं, तो इसका पित्त भी प्रकोप हो जाता है। वो इस प्रकार जो ज्यादा ठंडी और वो जो अभिसंधि कारक आहार भी लेते हैं, उनका कफ भी प्रकोप हो जाता है। ये सब बात पित्त कफ अपने अपना रिलेशन में रहते हैं। और ज्यादा कहीं भी कफ प्रकोपित होने से वायु भी प्रकोपित भी हो जाता है। पित्त से भी वायु का भी प्रकोपन हो जाता है, जैसे रक्त पित्त में होता है। इस तरह सारे आश्रय ऐसे भाव रखकर धातु को भी प्रकोप करते हैं। इस तरह शरीर में नानाविध व्याधि का उत्पन्न करते हैं। और जिसमें वायु का ही ज्यादा रोल रहते हैं सब व्याधि उत्पन्न करने में। बस इतना ही बताऊंगा सर। जी, इसी तरह से अगर हम लोग देखें, एक एक वायु का देखें तो प्राण वायु अगर प्रकोपित हुआ, बहुत ज्यादा प्रकोपित हुआ तो नेत्र विकार हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। निष्ठित्व होगा, मतलब निष्ठीवन, बहुत ज्यादा थूक थूक आएगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। फिर गंध ज्ञान जो है वो कम हो जाएगा। फिर ये जो कान से सुनाई देना है वो कर्ण बाधिरता आ जाएगी। फिर उसके बाद में स्तब्ध नेत्रता हो जाएगा, आंखें खुल नहीं पाएंगी, या फिर मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। फिर आविल नेत्रता, आंखों में से बहुत पानी आएगा। फिर उसके बाद में अल्प जिह्वा, टेस्ट का परसेप्शन है वो कम हो जाएगा। फिर अ, अ, भोजने शक्ति निहनता, मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। उसी तरह से अगर उदान वायु विकृत होगा तो बोलने में तकलीफ होगा, क्योंकि उरस्थानम उदानस्य नासा नाभिगलन शरीर वाक् प्रवृत्ति प्रत्नोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, बल वर्ण और स्मृति की क्रिया कम हो जाएगी उदान के प्रकोप होने से, बोलने में तकलीफ हो जाएगी। उसी तरह से उदान वायु अगर अम, हो रहे तो वाक संग, स्वर भेद, तीन वाक, जिह्वा वाक, उसके बाद में अव्यक्त भाषण, ऐसे बहुत सारे मुनमुन, फिर उसके बाद में गदगदत्व और हकलाना, ये सब चीजें हो जाती है। ज्ञान वायु का अगर होगा तो हार्ट के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद में शरीर के जितने भी क्रियाएं हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद में अगर समान वायु अगर विकृत हो गया तो अग्नि जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। और अपान वायु दूषित होगा तो मल मूत्र इसका अच्छे से नहीं होगा। तो जब हम वात व्याधि देखते हैं तो यहाँ पे वात से जनित व्याधि या वात वाला व्याधि ऐसा हम लोग समझते हैं। और हमारे ग्रंथकारों ने वात पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, क्योंकि प्राकृत वायु जो होता है, अष्टांग हृदय निदान स्थान में क्या बोला है 15वां अध्याय में कि स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्व रूप प्रजापति सृष्टा धाता विभुर विष्णु सहर्ता मृत्युरंतका तद दुष्टो प्रज्ञेन यति तव्य मतः सदा। मतलब प्राकृत अवस्था में वायु है, वो शरीर की उत्पत्ति करता है, एक एक ऑर्गन को अच्छा बनाता है। पूरा एम्ब्रियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है कि गर्भव्यूह कराणम, धातुओं को मतलब ऐसा करता है कि और एक एक ऑर्गन बनाता है, शरीर की उत्पत्ति करता है, वृद्धि करता है, धारण करता है, विनाश का कारण होता है। वायु सर्वव्यापी है, वायु उत्पादन भी करता है, रक्षक भी है और मारक भी है। इसलिए वायु का विश्वकर्मा पूरे संसार में और हमारे शरीर में वायु को प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। शरीर का धारण करने वायु है, और हमारे शरीर में प्राण व्यान उदान समान अपान 5 प्रकार के वायु है। इनका कार्य भी अलग है, इनके क्षेत्र भी अलग है, इनके अधिष्ठान भी अलग है। तो और वायु जो है ये दो कारणों से प्रकोपित होता है, एक धातुशय से और एक मार्गावरोध से। और हमारे चरक जी ने क्या बोला है कि देहे स्त्रोतांसी रिक्तानि पूरयित्वा निलो बलि करोति विविधान व्याधि न सर्वांगैक कांग संचितान। मतलब जहां पे भी धातु का क्षय होगा, देह स्त्रोतांसी रिक्तानि, जहां पे रिक्तता आएगी वहां पे वायु भर जाएगा, और उससे सर्वांग रोग या एकांग रोग ये सारी चीजें होने लगेंगी।
तो धातु क्षय जन्य वात व्याधि जब होता है तो वात का प्रकोप होता है। स्त्रोतों के स्थान पे रुक्षता आती है, परुषता आती है, खरता आती है। रिक्त स्थानों के स्थान पे वायु भर जाता है और धातु क्षय जन्य संप्राप्ति होने लगती है। या स्त्रोतोरोध अगर होगा तो कफ प्रकोप होगा, आम दोष की उत्पत्ति होगी। शीत गुण का सेवन ज्यादा होगा, स्त्रोतोरोध होगा, आम बढ़ेगा। वायु का विमार्गमन होगा, साम वायु पूरे शरीर में जाके स्थान संचय करेगा और स्त्रोतोरोध प्रधान आमवाद जैसी व्याधियां कर देगा। तो इसको हमें देखना चाहिए। इसी तरह से प्राणवायु का प्रकोपित होने से चक्षु आदि इंद्रियों का उपघात होता है। पीनस, अर्दित, तृष्णा, काश, श्वास। उदान वायु के प्रकोप से कंठ रोग, मनोविभ्रम, छर्दी, अरोचक, पीनस, गलगंड और ऊर्ध्व जत्रुगत सारे विकार होते हैं। ज्ञान वायु के प्रकोप से शुक्र हानि, उत्साह और बल हानि, शोथ, चित्त विभ्रंश, सर्वांग रोग, तोद, रोमहर्ष, सुप्ति, कुष्ठ, वितर्क और अन्य सर्वांगीण विकार होते हैं। ये चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर में 20 से 23 नंबर के श्लोक में बताया। समान वायु के प्रकोप से शूल होगा, गुल्म होगा, ग्रहणी होगा, अन्य आमाशय और पक्वाशय की व्याधियां होंगी। अपान वायु के प्रकोप से मूत्र रोग, शुक्र दोष, अर्श, बुध भ्रंश, पक्वाशय की विविध व्याधियां हो जाएंगी। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और धातु का क्षय हो रहा है तो अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, ये मैंने बता दिया। आप लोग को कुछ बताना है तो बताइए। चरक चिकित्सा स्थान में 28वां अध्याय है, जिसमें इतना विस्तार से बताया है कि व्याधि कहाँ कहाँ स्थान संचय कर रही है और वायु की वजह से कितने सारी बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि पित्तावृत वायु, कफावृत वायु, रक्तावृत वायु, मांसावृत वायु, मेदावृत वायु, अस्थियावृत वायु, मज्जावृत वायु, शुक्रावृत वायु, ये हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। अन्नावृत वायु, मूत्रावृत वायु, पुरुषावृत वायु। और क्या होता है तो संधि की च्युति, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, अनुस्तंभ होता है, अंग सिकुड़ जाते हैं या टेढ़ा होते हैं, कुब्जता होती है, कुबड़ापन, अर्धित मुख का टेढ़ा होना, पक्षाघात होता है, अंगों का सूखना, एट्रोफी होने लगती है लिम्स में या कहीं पर भी ऑर्गन्स में। मायोकार्डियल इंफेक्शन क्या है? मायोकार्डियल इंफेक्शन मतलब मायोकार्डियम सूख जाता है और उसका रिदम खराब हो जाता है, वो एक तरह से अटैक होता है। या फिर एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्या है? वो भी तो वायु का प्रकोप है। इस तरह से पंगुता होती है, कुंडवात होता है, वातरक्त होता है, स्तंभ होता है, अस्थि और मज्जागत व्याधियां होती हैं। तो हमारे पास पेशेंट लोग आते ही हैं, जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें 90% लोग वात व्याधि की वजह से आते हैं। उसी तरह से कोष्ठगत वायु अलग रहती है, गुदागत वायु अलग रहती है, पक्वाशयगत वायु अलग रहती है, आमाशयगत अलग रहती है, सर्वांग वायु अलग रहती है, त्वक आश्रित, रक्तगत आश्रित, अलग अलग तरह की व्याधियां होती है। गर्भाशय में वायु चली जाती है तो वहां पे सिस्ट, फाइब्रॉइड वगैरह चीजें करती हैं। तो हमें उस सबको अभी देखना है, आगे के हम लेक्चर में देखेंगे। लक्षणों पे भी हम बात करेंगे। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में नहीं होगा, इसको बहुत टाइम लगेगा और एक ही दिन सब करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। डॉक्टर अंजना मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वात व्याधि जो होता है धातु क्षय से और आवरण से होता है, इसके हेतु या कुछ भी आप बोलना चाहें अंजना मैडम, आप कृपया बोल सकती हैं अगर आपको बोलना है तो। जी सर, नमस्कार सर। सर अभी अभी मैंने देखा आपने अच्छा टॉपिक लिया था तो थोड़ा सा टाइम मिला। बहुत अच्छा बोलते हैं सर आप। और स्पेशली हम लोग तो इसी पे काम ही होता है, क्योंकि गर्भ और गर्भावक्रांति जो भी हमारा शुरुआत का टॉपिक ही होता है, उन्होंने सीधे बताया कि वायु विभज्यते तेजन पच्यते आपा क्लेदयन्ते पृथ्वी संहते आकाश विवर्धयन्ते। तो सबसे पहले उन्होंने वायु को ही मेन माना है, वो पंच महाभूत के आधार पे माना है, लेकिन वायु का कार्य ही है विभाजन करना। तो अगर शुक्र और शोणित का संयोग हो रहा है और उसमें जो है जीव जीव का जो है सम्मिश्रण हो रहा है, उसके बाद गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, तो अगर वायु वहां पे ना हो, चाहे अपान वायु की ही हम बात कर लेते हैं, अपान वायु अगर प्रॉपर ना हो या उसका कार्य प्रॉपर ना हो तो कभी भी गर्भ जो है बन नहीं पाएगा। तो गर्भ की तैयारी के लिए ही सबसे पहले वायु माना गया है। और वायु की जो हम लोग कहते हैं ना कि वायु को भगवान ही माना गया है। अगर वायु सही है, अपना स्वस्थ है और वायु जो है नॉर्मल है, तो बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर जरा भी प्रकोपित हो जाती है तो सिंपल सी बात है, जैसे यमल गर्भ बन रहा है या वायु में जो हमारे गर्भांग विकृतियां हो रही हैं, वो सब केवल वायु की विकृति से ही होती है। तो यहाँ पे स्पेशली वायु पर जो कार्य किया जाता है, वायु के लिए ही हम लोग जो है, आपने जैसे बताया कि सारे सारे कार्यों को करने वाली वायु है। और उसको प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान
अपान, इस तरह से उसको 5 भेदों में किया गया है। तो प्राण को प्राण वायु माना ही गया है, क्योंकि वो प्राण, और स्पेशली जैसे कहा जाता है कि वो हमारे उत्तमांग में रहती है और श्वास प्रश्वास को लेने का कार्य करती है। इसके अलावा उदान, उदान का कार्य भी हम लोगों को सबको पता ही है, कि जो हम बाड़ी बोल रहे हैं या जिस तरह का हमारा कार्य हो रहा है गले से, गले के भाग का, वो सब वही करती है। समान हम जानते हैं कि अग्नि जो है, समान वायु और अग्नि, इसी आधार पे हम लोग मानते हैं कि अग्नि वायु सखा है। और उसके बाद उदान और व्यान, अपान। तो व्यान सब शरीर, सर्व शरीर व्यापी है, और व्यान को भी माना ही गया है कि किसी भी तरह की अगर व्यान वायु में या अपान वायु में दृष्टि होती है तो हमारा जो प्रजनन संस्थान है वो खराब हो सकता है, या उसमें बंध्यत्व से लेके आर्तव दृष्टि से लेके अबंध, और उसके अलावा आर्तव नाश तक, या फिर जितनी भी हमारी योनिगत व्याधियां हैं या अपान अपान क्षेत्र की व्याधियां हैं, सब अपान वायु की विकृति से ही होती हैं। तो अपान वायु में विकृति ना हो, इसी के लिए हम लोग को जो हमारी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आहार है, विहार है, उसका पालन करने के लिए बताया गया है। और अगर अब हमारी वायु ठीक है, हमारा प्राण वायु ठीक है, हमारी उदान वायु ठीक है, तो उससे ही हमारा जो धातु पूरण है, जिसको आप अभी बता ही रहते हैं कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, उस पे ही वो आधारित है। क्योंकि इसके साथ ही वायु अग्नि सखा वाला जो हमारा सूत्र है, और आपने कई बार डिस्कस भी किया, और बहुत अच्छा सूत्र है। अगर समान वायु अच्छी रहेगी तो पाचक पित्त अच्छा रहेगा, और अच्छा पित्त रहेगा तो जाठराग्नि अच्छी रहेगी। उसके अलावा फिर धात्वाग्नि और भूताग्नि पर भी बहुत अच्छे से हम कार्य कर सकते हैं, और हमारा जो शरीर का एक तरह से देखा जाए मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा चलेगा। और फिर पीर्णम जीवनम लेपम स्नेहो धारण पूर्णे, है ना। तो वो सारी जो धातुएं, हमारी 6 धातुएं काम करती हैं, और लास्ट में जो शुक्र धातु को बताया कि वो गर्भ उत्पत्ति का कारण है। तो इस तरह से वायु ही सबको कमान करती है, और इसीलिए बोला भी गया है विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य अनिला यथा धारयन्ते जगते हम कफ पित्त अनिलास्तथा। वायु अगर सही है तो फिर वो कफ और पित्त के साथ मिलके हमारे शरीर को उसी प्रकार धारण करती है, जिस प्रकार से वो विसर्ग कार्य करती है, आदान का कार्य करती है, और विसर्गादान विक्षेप, विक्षेप का कार्य वायु करती है। तो दूसरा एक श्लोक बहुत कॉमन है जो हम सभी को पता होगा, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। तो वायु ही है जो कफ को भी और पित्त को भी प्रेरित करती है, और शरीर में जो भी कार्य होते हैं उसके अनुसार होते हैं। जी सर, थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया इसके लिए, और आप सर बहुत अच्छा बताते रहते हैं। आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? किसी को कुछ हाँ सर, बोलना है तो बहुत कुछ। कुछ है हाँ। इसमें तो सर। अब कुपित बात है, चरक ने अलग मेंशन किया है, अष्टांग हृदय में अलग मेंशन है। चरक में संकोच परमाणाम स्तंभ भेदो अस्थानाम परमाणापि लोमहर्ष प्रलापस पाणी पृष्ठ शिरोग्रह खंजित पंगुत कुजप्तम क्षोषो अंगानाम अनिदितता। कैसे वायु अंग प्रत्यंग में संकोच, जो पैरालिसिस में संकोच एक तरह का, पैरालिसिस दो तरीके का होता है, जिसमें एक तरफ से हाथ पैर शरीर की तरफ होते हैं, एक ढीले पड़ जाते हैं। हड्डियों में जो हम लोग को जोड़ों के दर्द, जोड़ों के परभेद वगैरह मिलते हैं, तब संकोच परमाणम स्तंभ में उसमें जकड़ाहट भेदो अस्थि प्रमाणम, और उसमें जो भेदन बत, ये उन्होंने अष्टांग हृदय ने एक सही चीज एक जो जोड़ी है कि शंस ब्याद व्यास व्यद स्वाय साध रुक तोद भेदनम। रुक अलग रखा है उन्होंने, तोद अलग बात के एक सिम्टम, भेदन अलग। मतलब वायु केवल संस व्याद व्यद स्वाय स्वाद रुक तोद भेदनम संग अंग भंग संकोच वर्त हर्षम कम पारुष शौशील स्पंदन वेष्टम स्तंभ कषायरस्ता वर्ण श्यावो अरुणोपि चा कर्माणि वायु। रुक तोद भेद कर रही है, संग कर रही है, अंग भंग कर रही है, संकोच कर रही है, वर्त मतलब घुमा दे रही है, हर्ष रोम हर्ष गुल बम कर रही है, तलश्रम प्यास कर रही है, कंप ट्रेमस पारुष्य रुकता कर रही है, शौशील सुखा दे रही है, शोष उस जगह को सुखा दे रही है, उस शोतस को सुखा दे रही है, स्पंदन, स्पंदन भी जैसे कई कई उन्होंने कई चीजों में बोला है, जैसे आप फिब्रिलेशन है, चाहे ट्रिमर्स हो या किसी
स्रोतस में कोलॉन, जो जैसे है कहते हैं मेगा कॉलॉन, मेगा कॉलॉन की तरफ स्तंभ, कषाय रास्ता, मुंह में कषाय, जब वर्ण वायु विकृत होगी तो मुंह में कषाय रास्ता होगी, वर्ण। जो मैं बोल रहा था कि क्योंकि त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन है जो वायु का, पक्वाशय कटी शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा पक्वाशय से उठ रही है। क्यों बोला है पक्वाशय को ही उन्होंने कहा, वात का स्थान क्यों बोला है? ऐसा क्यों बोलते हैं आचार्य लोग कि वो वात का स्थान है? क्योंकि वो वहां से उदीर्ण होके पूरे शरीर में होके फिर वहीं से आती है, स्टेशन पे गाड़ी पूरे इंडिया में घूम के उस स्टेशन पे आती है, इसीलिए स्थान बोला गया है। वो हर स्टेशन पे जाती है, लेकिन एक ट्रेन का रूट होता है, ऐसी वायु का रूट है। पक्वाशय से चलेगी वायु तो पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शेंद्रिय से होते हुए फिर पक्वाशय में आएगी, ऐसा। फिर वो वहां पे जहां पे भी खा गुण करेगी, वहां पे कंप पारुष शोष करे या संग अंग संकोच करे या शंस व्यास करे, कुछ भी करे, लेकिन वो सिम्टम देगी क्या? तो इधर रुक तो भेद करेगी। जो पहला क्लिनिकल सिम्टम पेशेंट लेके आता है कि ये सिम्टम, ये प्रॉब्लम, ये चीजें हो रही हैं मेरे साथ, और उसमें जब हम लोग कलर देखते हैं उस जगह त्वचा का, तो कई बार रेडिश इन्फ्लेम्ड या कई बार शाबो अरुणो अपी, ये कलर मतलब श्याम अरुण वर्ण का वो क्षेत्र हो जाता है। त्वचा में भी यही होता है, पारुष रुक्षता भी होती है, फटती भी है त्वचा। मैम ने जैसे बताया कि गर्भ शुक्र नजो नास, क्योंकि अपान कंट्रोल कर रही है किसको? गर्भ शुक्र रजो नास, रजो, जो हम ज्यादातर लेडीज में प्रॉब्लम होती है रजगुण की, रजो की वजह से। इसके अलावा क्या पंचेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय में नहीं करेगी तो शिरोनासा अक्षि जत्रुनाम गीवाश्च हुंडनम, गर्दन हिलती रहती है, गर्दन में भी दर्द होता है। या वैसे शिरोनासा क्या, जो ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, उसमें भी इफेक्ट आता है। लेकिन चरक में भेद तोद आदि आक्षेप के अलावा मोहश्च आयश्च, मोह और आयास भी उन्होंने बोल दिया, एक और चीज जोड़ दी, भेद तोद, अष्टांग हृदय ने रुक तोद भेदनम कहा, तो चरक ने कहा भेद तोद आदित आक्षेप के साथ में मोहश्च आयश एबता, मोह भी मतलब शरीर में पीड़ा, भेदन और पीड़ा, सुई से चुभने की पीड़ा, अच्छे के साथ में मोह, और परिश्रम ना करने पर भी थकावट, आयास, ये एक ऐसा सिम्टम है जो हम लोग की डायग्नोसिस को कंफ्यूज करता है कि आपका थकान तो हो रही है, क्यों हो रही है? वायु है, चल भी रही है, लेकिन क्योंकि आवरण है, या वायु क्रुद्ध है या क्षय है। ये भी एक बहुत उन्होंने आचार्यों ने कहा है कि इधर इधर वो अपने स्वतस में क्रुद्ध होगी, या क्षय होगी, या सम होगी, उसकी भी ट्रीटमेंट अलग अलग है। हर एक का ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मन करता है कि बोले तो करती है भेद, कई च एक विधान रूपाणी करोती कुपित नला, बहुत सारे रूप दिखाती है कुपित नला। सर्वांग कुपितो बात गात्र स्फुरणम भंजनम, पूरे शरीर में अगर बात फूल फैलती है तो गात्र में स्फुरण भी करती है, और भंजनम वेदना भी पड़ता, स्फुटंती बात संध्या, ऐसे करके उन्होंने सर्वांग के साथ में, अपान के साथ में, पकवाशय गुदा
पित्त, कफ, पित्त में भी उन्होंने कई जगह पे कौन सा क्षेत्र में अपान में पित्त है तो क्या है, अपान में कफ है तो क्या है, अपान में समान में, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारा आचार्यों ने सूक्ष्म सूक्ष्म करके रखा है। तो आगे सर बोलते बोलते जाएंगे सर, आगे बताइए सर। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, आज के लिए बहुत हो गया, कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू यही बात 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 बात, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, अब हम कल करेंगे, आज रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं ब्रेक के लिए, धन्यवाद।